हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 देखेंगे, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें दिया है और 5 तरह की रेट्स की बात की गई है। मान लीजिए आप कोई कार खरीदते हैं और उस कार के साथ आप एक्स्ट्रा प्राइस देके वारंटी भी लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारी अट्रैक्टिव फैसिलिटीज़ आपको दी है, जैसे कुछ भी ब्रेकडाउन होने पे, टायर भी पंचर होने पे आपको सर्विस मिलेगी, आपको फ्री टायर रिप्लेसमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपके साथ बाद में कुछ परेशानी होती है तो ना तो आपको उस कंपनी के सर्विस सेंटर्स मिलते हैं और कॉल सेंटर पे कॉल करने पे कोई फ़ोन नहीं उठाता, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो ऐसी वारंटी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसी तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका अगर इन्फोर्समेंट ही ना करा पाए हम, तो उन फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा और वो सिर्फ कुछ लेटर्स रह जाएंगे पीस ऑफ पेपर पे लिखे हुए। हम डिटेल में समझेंगे कि आर्टिकल क्या कहता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा है कि आर्टिकल उनके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस आर्टिकल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में 6 तरह के फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिसमें से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आर्टिकल 32 जो हम पढ़ रहे हैं खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि जहाँ भी किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट कोई इन्फ्रिंज हुआ है, ही हैज़ द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को जहाँ उचित लगता है कि ऐसा इन्फोर्समेंट कराना ज़रूरी है और एक्चुअल में फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ये 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है, जो कि है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शरी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस और ऑर्डर्स भी इशू कर सकता है, और ये आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होगा एक्सेप्ट व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑन। आर्टिकल 226 में सिमिलर पावर हाई कोर्ट्स को भी दी है, लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स में यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रेट इशू करने की पावर में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला तो ये कि आर्टिकल 32 तभी एक्सरसाइज होता है जहां कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। जिन केसेस में कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या अगर अदर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वहाँ पावर हाई कोर्ट्स को रहती है कि वो तीनों केसेस, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स, हाई कोर्ट रेट्स या ऑर्डर्स इशू कर सकता है। सेकेंडली, क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 के अंदर फॉलो होता है खुद में ही एक फंडामेंटल राइट, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा रेमेडी प्रोवाइड करना अंडर आर्टिकल 32, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट्स को पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, और हाई कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज़ या इग्नोर कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन का जो डिफरेंस है वो तो ऑब्वियस ही है कि हाई कोर्ट अपने जो बाउंड्रीज़ हैं स्टेट है उसके अंदर ही ऑर्डर, रेट या फिर डायरेक्शन इशू कर सकता है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को लेकर कुछ बातें कही जो हमें समझने में और क्लैरिटी देगी। आर्टिकल 32 एक गारंटीड रेमेडी प्रोवाइड करता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट कभी आर्टिकल 32 के अंदर कोई एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करेगा कि पेटिशनर के पास कोई और लीगल रेमेडी अवेलेबल थी, या फिर इस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट नहीं करेगा कि पेटिशनर ने प्रॉपर रेट या प्रॉपर रिलीफ मेंशन नहीं किया है अपने एप्लीकेशन में। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट हमेशा गाइड और एड करेगा पेटिशनर को जहाँ किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जहां आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए या फिर आपको हाई कोर्ट जाना सही क्यों नहीं लगा। अब हम इन 500 रेट्स को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट रेट है हमारी हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। जहाँ किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है किसी के द्वारा, उन केसेस में ये रिट काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ किसी पर्सन को बिना किसी ग्राउंड पे अरेस्ट किया है और काफ़ी टाइम बीत जाने पर भी उन्हें फ्री नहीं किया जा रहा और मजिस्ट्रेट के सामने यानी कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा रहा, तो उसके रिलेटिव्स हेबियस कॉर्पस की रिट के थ्रू कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगा कि उस पर्सन को उनके सामने लेके आए और देन वो ये देखेंगे कि उस इम्प्रिजनमेंट का जो पर्सन को डिटेन करके रखा है कोई लीगल जस्टिफिकेशन था या नहीं था, कोई रीज़न था या नहीं था। और अगर कोर्ट को ऐसा कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है तो उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा। इन केसेस में कोर्ट दोनों चीज़ें चेक कर सकता है कि जो इम्प्रिजनमेंट किया गया है वो लॉ को अबाइड करते हुए यानी लॉ को फॉलो करते हुए किया या नहीं किया। दूसरा, कोर्ट ये भी देख सकता है कि जो जिस कानून के तहत, जिस लॉ के तहत ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया है वो खुद में भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक लीडिंग केस लॉ है। इसमें जो पर्सन थे उन्हें उनका सेंटेंस ख़त्म होने के 14 साल बाद तक ही जेल में रखा गया, जिससे उनका राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है वो इन्फ्रिंज हुआ। और ये ऐसा पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन पे करने के ऑर्डर दिए। हेबियस कॉर्पस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल या फिर पुलिस के द्वारा डिटेंशन पे ही यूज़ करी जाए, ये प्राइवेट मैटर्स में भी यूज़फुल रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कहीं दो लोग भाग करके शादी कर लेते हैं और उनके घर वालों को कोई जानकारी नहीं होती कि वो कहाँ हैं, तो ऐसे केस में वो कोर्ट जाकर हेबियस कॉर्पस का प्रयोग कर सकते हैं और कोर्ट आदेश देगा कि उन दोनों लोगों को कोर्ट में लाया जाए और फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि वो दोनों अपनी इच्छा से गए हैं, मेजर थे या नहीं, और बाकी सारी लीगल चीज़ें चेक करेगा। अब जो नेक्स्ट रेट आती है दैट इज़ मैंडामस यानी कि कमांड। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मान लीजिए आप आरटीओ में जाते हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए और लाइसेंस के लिए जो सारे पेपर्स, जो सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती है आप कंप्लीट करते हैं, आप टेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन आपका लाइसेंस नहीं बन पाता। जो ऑफिसर वहाँ रहते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर टाल देते हैं। ऐसे केस में आप कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा अधिकार था लाइसेंस प्राप्त करने का, मैंने सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो किए हैं और मुझे लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे केस में कोर्ट आरटीओ को आदेश देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज की जाए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। मैंडेमस में पब्लिक या क्वासी पब्लिक ड्यूटी का ही परफॉर्मेंस ले सकते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। और ये जिस सरकारी ऑफिसर या फिर अथॉरिटी के रिगार्ड में इशू होती है उनके ऊपर बाध्यता होनी चाहिए उस काम को करने की, जैसे कि आरटीओ को ऑब्लिगेशन था लाइसेंस बनाने का क्योंकि उनका काम ही वही रहता है। और थर्डली, पेटिशनर के पास लीगल राइट होना चाहिए उस परफॉर्मेंस का। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें, जो पर्सन लाइसेंस बनवाने गया था ही मस्ट बी लीगली करेक्ट। अगर वो लाइसेंस की एज में ही फॉल नहीं करते हैं, मान लीजिए वो 14 साल के ही हैं और लाइसेंस बनाने पहुंच गए, तो उस केस में कोर्ट कैसे हेल्प करेगा क्योंकि उनके पास लीगल राइट ही नहीं है परफॉर्मेंस का। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कोर्ट चाहे तो ऐसा रिलीफ रिफ्यूज़ कर सकता है, मैंडेमस की रिट इशू करना रिफ्यूज़ कर सकता है जहां उन्हें लगता है कि दूसरी लीगल रेमेडी अवेलेबल है। ये कुछ पर्पसेस हैं जिसके लिए कोर्ट मैंडेमस इशू कर सकता है। किसी ऑफिसर या अथॉरिटी से कुछ ऐसा काम करवाना जो वो अथॉरिटी या ऑफिसर किसी कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही परफॉर्मेंस करने के लिए बाध्य है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भी ये आदेश जारी कर सकते हैं जहाँ पे उस कोर्ट के पास राइट है ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने का और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है।
इसके अलावा कोर्ट सरकार को भी आदेश दे सकता है कोई ऐसा लॉ ना एनफोर्स करने के लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इन केसेस में मैंडेमस की रिट लाई नहीं करेगी। फर्स्टली, इंडिया के प्रेसिडेंट के रिगार्ड में और किसी स्टेट के गवर्नर के रिगार्ड में ये आर्टिकल 361 में दिया है। इसके अलावा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे, क्योंकि ये रिट सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसेस पे या पब्लिक ऑफिसर्स पे ही इशू होती है। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो सरकार के आदेश पर काम कर रहा है या फिर उनको मोहरा बना के सरकार कुछ काम करवा रही है, इस केस में प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी मैंडेमस की रिट जारी की जा सकती है। इस केस लॉ में जो पेटिशनर थे वो सिविल जज सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कम्युनल रोटेशन ऑर्डर के लागू होने के कारण, जिसके कारण उनका आर्टिकल 16 इन्फ्रिंज हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मद्रास की स्टेट गवर्नमेंट को कि उनकी एप्लीकेशन मेरिट पे कंसिडर की जाए और कम्युनल रोटेशन का सिस्टम ना फॉलो किया जाए। अब जो हमारी थर्ड रिट है वो है प्रोहिबिशन। ये एक जुडिशियल रिट है और लोअर कोर्ट्स के रिगार्ड में इशू की जाती है। ये उन केसेस में लाई होती है जहां किसी कोर्ट ने ऐसा केस ले लिया है जो उनके जुरिसडिक्शन में ही फॉल नहीं करता। मान लीजिए आपका किसी से डिस्प्यूट होता है और जिस पर्सन के साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है वो बॉम्बे में रहता है और आप दिल्ली में रहते हैं, और आपका जो डिस्प्यूट हुआ है वो दिल्ली में ही हुआ है। और डिस्प्यूट होने के बाद जो अदर पर्सन है वो वापस बॉम्बे जाके वहाँ के कोर्ट में आपके ऊपर केस कर देता है और किसी गलती की वजह से वहाँ का जो कोर्ट है वो भी प्रोसीडिंग्स चालू कर देता है। ऐसे केस में बॉम्बे की कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन ही नहीं, क्योंकि जो डिस्प्यूट हुआ है वो भी दिल्ली में हुआ है और आप रहते भी दिल्ली में हैं, अनलेस कोई अदर लीगल रीज़न इसमें निकलता है। तो ऐसे केस में आप प्रोहिबिशन की रिट प्रे कर सकते हैं कि जो आपके ऊपर वहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही है बॉम्बे में उन्हें रोक दिया जाए। प्रोहिबिशन की रिट ऐसे केसेस में भी इशू होती है जहाँ पे जो जुरिसडिक्शन है, जो दायरा या फिर पावर कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है वो पावर ही फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है। एंड लास्टली, ये रिट जब पेंडेंसी चल रही होती है प्रोसीडिंग्स, यानी प्रोसीडिंग्स ख़त्म होने के पहले ही यूज़ की जा सकती है। अगर प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई है, ऑर्डर इशू हो गया है, उस केस में सिमिलर रिट जो कि है सर्शरी वो यूज़ में आती है। ये सिमिलर ही रिट है प्रोहिबिशन से, जहाँ पे कोई इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बिना जुरिसडिक्शन के ऑर्डर दे चुकी है, उस केस में आप हायर कोर्ट से ये रिट इशू करवा सकते हैं। आप प्रोहिबिशन और सर्शरी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि P फॉर प्रोहिबिशन एंड P फॉर प्रिवेंशन, C फॉर सर्शरी एंड C फॉर क्योर। ये फॉलोइंग ग्राउंड्स होने पर सर्शरी की रिट इशू की जा सकती है। पहला, जहाँ पे ट्रिब्यूनल, कोर्ट या फिर ऑफिसर ने नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो ना करते हुए ऑर्डर दिया है, या फिर जो कोर्ट फॉर्म हुआ है उसके फॉर्मेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफेक्ट है, जिन्हें एज अ जज एक्ट नहीं करना था उन्होंने ऑर्डर दिया है, या फिर वो उस पोस्ट पे रहने के लिए एलिजिबल ही नहीं था और उन्होंने एज अ जज एक्ट किया है। थर्डली, जो डिसीजन है वो फ्रॉड, कोल्यूजन या करप्शन से ऑब्टेन किया गया है। एंड लास्टली, जहाँ पे कोई एरर ऑफ लॉ रहा है। इस फॉलोइंग केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्शरी की रिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे भी इशू की जा सकती है, जहाँ पे ऐसा ऑर्डर कुछ सिविल कॉन्सिक्वेंस डिसाइड कर रहा है। इस केस में एक जॉब सिलेक्शन कमेटी थी जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर रही थी।
लेकिन उस कमेटी के जो मेंबर्स थे उनमें से ही कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया एज अ कैंडिडेट, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साफ वॉयलेशन में है, दैट नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्शियोरी की रिट इशू करके जो सिलेक्शंस हैं उन्हें क्वाश किया। हमारी जो आखिरी रिट है वो है क्यो वारंटो। इसका ट्रांसलेशन होता है बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग द ऑफिस। जहाँ पे कोई पब्लिक ऑफिस में, कोई सरकारी ऑफिस में कोई सीट फिल की जाती है, भले ही वो प्रमोशन के वे से फिल की हो या फिर रिक्रूटमेंट के थ्रू, ऐसे अपॉइंटमेंट की लीगैलिटी चेक करने के लिए ये रिट यूज़ में आती है। और क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस से रिलेट करती है, ज़रूरी नहीं कि जिस पर्सन को इससे नुकसान हुआ है, ऐसे अपॉइंटमेंट से नुकसान हुआ है, वो ही ये रिट के लिए अप्लाई करे। पब्लिक का कोई भी मेंबर यानी कोई भी इंसान इस रिट के लिए पिटिशन या एप्लीकेशन पेश कर सकता है। इस रिट के लिए कोर्ट दो कंडीशंस ये चेक करेगा कि जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, दैट मीन्स किसी लॉ स्टैच्यूट के अंडर या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बना हो, और सेकेंडली जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ऐसे स्टैच्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में हुआ है। सो दिस वॉज ऑल ऑन टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।